हम अब आगे क्वेश्चंस करेंगे। 12 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं पहले। रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग। रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग, ये किसका प्रिंसिपल है? सबसे पहले आपका रियलिज्म है। रियलिज्म के फाउंडर एरिस्टोटल है और वो सिर्फ साइंस की बात करते हैं। जो जिस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं वही चीज़ हमारे लिए सही है, बाकी सब गलत है। तो साइंस की स्टिल मेकिंग, मेकिंग मतलब यहाँ पे एक्शन। किसने कौन सी फिलासफी ऐसी बोलती है जो भी रियलिटी है हम उसको बना सकते हैं? तो ये नहीं है। नेचुरलिज्म के फाउंडर है रूसो, और वो सिर्फ किसकी बात करते हैं? नेचर की बात करते हैं। बच्चे को नेचर में छोड़ना है। नेचर एक अच्छी चीज़ है और नेचर उसको खुद से डिसिप्लिन सिखाएगा। एग्जिस्टेंशलिज्म के फादर कौन है? सोरेन किरकेगार्ड, और उनका कहना क्या है? ह्यूमन पे फोकस करो। ठीक है। और फिर बचते हैं आपके प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के फादर कौन है? पायरस, चार्ल्स सैंडर्स पायरस, विलियम जेम्स और जॉन डेविड किलपैट्रिक। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है प्रैग्मेटिज्म में। और प्रैग्मेटिज्म का कहना क्या है? ये यूटिलिटी पे फोकस करते हैं कि जो भी रियलिटी होती है उसको हम बना सकते हैं अपने एक्शन से, अपनी एक्टिविटी से। इसका जो ग्रीक वर्ड प्रैग्मा है, प्रैग्मा का मतलब ही होता है एक्शन, जिस चीज़ को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या है कि ये इसका जो आउटलुक है वो सोशियोलॉजिकल आउटलुक है, चेंज पे फोकस करता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एम्फेसाइज्ड बाय स्वामी विवेकानंद? किस कॉन्सेप्ट को फोकस करता है? इंटीग्रल एजुकेशन, ये आपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। इंटीग्रल एजुकेशन की बात किसने की थी? अरविंदो घोष ने। तो ये नहीं होगा। एजुकेशन फॉर हार्मोनी की बात कौन करते हैं? ये करते हैं आपके टैगोर, जो नेचुरलिस्ट भी है। ठीक है। फिर सिटीजनशिप एजुकेशन की बात कौन करते हैं? गांधी जी बात करते हैं। क्राफ्ट एजुकेशन की बात करते हैं गांधी जी। आर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं और सिटीजनशिप एजुकेशन की बात करते हैं। बट यहाँ पे मैन मेकिंग की बात कौन करता है? स्वामी विवेकानंद। कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। मैन इज नथिंग बट ही मेक्स हिमसेल्फ। मैन जो है, इंसान कुछ भी नहीं है, बट वट ही मेक्स, वो खुद को क्या बनाता है। ये एक फंडामेंटल व्यू पॉइंट किसका है? ठीक है, कि इंसान कुछ भी नहीं है बट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, मतलब वो खुद को खुद ही बनाता है। ठीक है। तो आप इसका आंसर बता दो क्या है। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। तो आइडियलिज्म नहीं, आइडियलिज्म नहीं है। आइडियलिज्म का कहना क्या है? आइडियाज ही सब कुछ है। गॉड रियल है, स्पिरिचुअल वैल्यूज रियल है, ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस पे फोकस करता है। जो भी वैल्यूज हैं वो इटर्नल है, हमेशा रहने वाले हैं, उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये नहीं है। नेचुरलिज्म भी नहीं है, वो बोलता है कि नेचर ही सब कुछ है, नेचर ही रियल है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म का कहना क्या है? प्रैग्मेटिज्म का कहना है कि एक्शन पे फोकस करते हैं, बट यहाँ पे एग्जिस्टेंशलिज्म आंसर आएगा, जो इंसान पे फोकस करता है कि मैन कुछ भी नहीं है बट ही मेक्स हिमसेल्फ, वो खुद को खुद ही बनाता है। ठीक है। इनका जो मेन फोकस है कि यहाँ पे बच्चा कैसे सीखेगा, कैसे इंडिपेंडेंट बनेगा, कैसे सीखेगा, जब वो इंडिविजुअली सीखेगा। ग्रुप लर्निंग पे उन्होंने पूरी तरह से, ग्रुप लर्निंग को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। लेट नेचर एंड एक्सपीरियंस बाई बी योर गाइड। लेट नेचर, नेचर को क्या करो, नेचर में बच्चे को छोड़ो और वही आपको गाइड करेगा। ये किसने बोला है? ओके, कमेंट बॉक्स में आंसर कर लेना। प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म का कहना क्या है? एक्शन पे फोकस करता है, एक्टिविटी पे फोकस करता है, यूटिलिटी पे फोकस करता है, सोशियोलॉजिकल आउटलुक है, चेंज करना है अकॉर्डिंग, चेंज हम एडजस्ट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है। प्रैग्मेटिज्म यूटिलिटी पे फोकस करता है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। देन नेचर की बात कौन करता है? आपका नेचुरलिज्म है। रियलिज्म तो साइंस की बात करता है, साइंटिफिक मेथड, जिस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं एज इट इज़, जो चीज़ें चल रही हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म इंसान पे फोकस करता है, बट नेचर की बात कौन करेगा? आपका नेचुरलिज्म। द इंडियन स्कूल ऑफ फिलासफी क्लोज टू रियलिज्म, वो कौन सी ऐसी स्कूल ऑफ फिलासफी है जो रियलिज्म से क्लोज है? आपको पता है रियलिज्म के फाउंडर है एरिस्टोटल। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपके जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं वो ब्रश अप होने चाहिए क्लास में, आपको लर्न होने चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आपसे मैंने प्रॉमिस किया है कि हम जो क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम 2009 से लेकर 2025 तक, सारे जितने सारे यूजीसी नेट, जेके सेट, WBPSC, JKPSC, JKPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर के सारे जितने सारे गवर्नमेंट पेपर्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे आराम से। तो यहाँ पे क्या बोला है कि रियलिज्म, रियलिज्म आपको मैंने बोला कि साइंस पे फोकस करता है, साइंटिफिक फैक्ट्स पे फोकस करता है, जिस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही ट्रू है। संख्या फिलासफी तो मैं ऐसा कुछ नहीं है। संख्या फिलासफी क्या बोलती है कि पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे टोटल एलिमेंट्स 25 है, और उनमें से जो 2 बेसिक एलिमेंट है वो है प्रकृति और पुरुष। और हमें दुख लगता है, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, और इन दुखों से बाहर निकलने के लिए वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द प्रकृति एंड द पुरुष। इफ वी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रकृति एंड द पुरुष, देन वी विल गेट मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बट रियलिज्म साइंस पे फोकस करता है, ऐसा कुछ वो नहीं बोला। देन आता है आपका बुद्धिज्म, ये तो सिर्फ दुख की बात करता है, दुख ही दुख है, पहले दुख है, दुख का काज है, काज का सोल्यूशन है। सोल्यूशन को हम 8 फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रज्ञाशील समाधि, प्रज्ञा में 2 आते हैं, प्रज्ञा, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। देन आता है जैनिज्म, जैनिज्म भी नहीं आएगा, इसमें आएगा न्याय फिलासफी। न्याय फिलासफी किसने दिया है? गौतम ने दिया है। और न्याय फिलासफी कितने प्रमाण को एक्सेप्ट करती है? PAUS। PAUS क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, छप। तो न्याय फिलासफी किससे रिलेटेड है? साइंस, साइंटिफिक रीजनिंग साइंस से रिलेटेड है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो रियलिज्म है, रियलिज्म किससे क्लोज है? कैसी जैसी है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी न्याय फिलासफी की जैसी। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। एजुकेशन ऑफ द इंस्टिंक्ट इज कंसिडर्ड एज अ यूनिक कंट्रीब्यूटर। देखो अभी ये ऊपर आपने कहीं इंस्टिंक्ट की बात की नहीं, वो दूसरा था। इंस्टिंक्ट की बात किसने की? तो प्रैग्मेटिक एजुकेशन का काम है ये। यस, प्रैग्मेटिज्म। विच आर द फॉलोइंग नॉट अ फॉर्म ऑफ कल्चर। कल्चर क्या होता है? वे ऑफ लाइफ, लोगों का जीने का तरीका।
लोग कैसे जीते हैं, कैसे शेयर करते हैं आपस में अपने कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज कॉल्ड एज कल्चर। तो पूछा है कौन सा नहीं कल्चर में आएगा, तो मटीरियल कल्चर। मटीरियल कल्चर वो कल्चर होता है जो टेंजिबल है, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, वो होता है मटीरियल कल्चर। जैसे कश्मीरी समवार हो गया, कांगड़ी हो गई, फैरन हो गया, वो मटीरियल कल्चर है, उसको हम टच कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सॉरी। नॉन मटीरियल कल्चर जो है ये भी आएगा। नॉन मटीरियल कल्चर क्या होता है, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, जो मॉरल एथिक्स हैं, जो हम अपने वैल्यूज़, जो रिलीजियस वैल्यूज़ होते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये भी आएगा इसमें, ठीक है। इंटेलेक्चुअल कल्चर ये भी होगा, माइंड से रिलेटेड है, ठीक है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है। अगर किसी को देखो हेरिडिटरी ऐसा होता है ना, किसी को डिप्रेशन होगा तो दूसरे को भी डिप्रेशन हो जाता है फैमिली में। बट ये जो इंडस्ट्रियल कल्चर है ना, ये कल्चर में नहीं आएगा, ये इसकी फॉर्म नहीं है, बाकी सारे। मोस्ट एजुकेटेड वुमेन टुडे फेस प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जो एजुकेटेड वुमेन्स है ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एप्लीकेबल, कौन सी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब बहुत सारी जो वुमेन्स हैं, एजुकेटेड वुमेन्स हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम फेस कर रही है, बट इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो वो फेस नहीं करती है। दे आर पेड लेस एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है, उनको पेमेंट की जाती है लेस इन कंपैरिजन टू मैन। नहीं, आजकल तो ऐसा नहीं होता, आजकल तो इक्वलिटी पे फोकस करते हैं। आगे देखते हैं। लवर हैव जॉब्स ऑफ लवर स्टेटस, लवर स्टेटस की जॉब दी जाती है। कंसिडर ट्रेडिशनल रूल अनफिट फॉर देम, एन्जॉय इक्वल राइट्स इन द फैमिली। देखो इक्वल राइट्स की अगर बात है, इक्वल राइट्स की बात है, ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो यही हमसे पूछा है कि बहुत सारी एजुकेटेड वुमेन जो है ना प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, तो इसमें से कौन सा प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि इक्वल राइट, वो अगर उनको फैमिली में इक्वल राइट प्रोवाइड की जाए तो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती ना। इसलिए हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। तो हाँ, लेस पेड किया जाता है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। जॉब लवर स्टेटस, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इनमें से यही प्रॉब्लम एक नहीं है, ठीक है। देन हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन जो है, डॉक्टर राधाकृष्णा, जिसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, ये कब आई थी? ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईयर से आपके क्वेश्चंस आते हैं एंड यू शुड नो द ईयर ऑफ ईच एंड एवरी कमीशन एज वेल एज पॉलिसी। ओके, तो डॉक्टर राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेड द फॉलोइंग अबाउट रिलीजियस एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने बोला, क्या बोला, आप पढ़ते हैं। रिलीजियस एजुकेशन शुड लीड टू स्पिरिचुअल एजुकेशन। Moral and religious education are the two poles of social education. Religious education is a must of higher education stage. We do not want religious. देखो ये तो इन्होंने नहीं बोला था, इन्होंने रिलीजियस एजुकेशन की बात की थी, तो डी तो इसमें कहीं हाल में नहीं है। तो रिलीजियस एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए हायर एजुकेशन के स्टेज के लिए। ये तो सिर्फ लिमिटेड कर दिया ना, सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए होनी चाहिए। उनने हाँ रिलीजियस एजुकेशन सिर्फ उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए हाँ बोला था, इनके लिए होनी चाहिए रिलीजियस एजुकेशन, बट सिर्फ लिमिटेड नहीं कर दिया था। मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन आर द टू पोल्स ऑफ सोशल एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन शुड लीड टू स्पिरिचुअल एजुकेशन। देखो इनमें से जो ये ऊपर वाले दो है ना, तो ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तो हम इसको सी पार्ट को ही ले लेते हैं आंसर, ठीक है। सी पार्ट ही आंसर होगा इसका। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो राधाकृष्ण कमीशन है ना, तो मैंने पहले आपको बोल दिया लिमिट कर दिया, बट राधाकृष्ण कमीशन जो आई थी वो किस लिए आई थी? हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सुधार करने के लिए, उनकी इंप्रूवमेंट के लिए आई थी। दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, फिर आता है आपका, देखो पॉपुलेशन एजुकेशन का मतलब क्या है? ये आपके सिलेबस से बाहर क्वेश्चन है, बट आया है तो हम पढ़ सकते हैं। तो पॉपुलेशन एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए क्या एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तब हम बोलेंगे पॉपुलेशन एजुकेशन है। सेक्स एजुकेशन फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, सेक्स एजुकेशन ऐसा भी कुछ नहीं है। नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम्स इम्पोज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन। यस, इसका जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर, वेट अ सेकंड, ओके, ऑप्शन नंबर डी होगा कि अंडरस्टैंड द करेक्ट जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन के, उनको स्टडी करना, दैट्स कॉल्ड एज पॉपुलेशन एजुकेशन। अच्छा, यूजीसी पूछा है एस्टेब्लिश कब हुआ है, तो सबसे पहले यूजीसी एस्टेब्लिश कब हुआ? ये हुआ था 1953 में। उसके बाद इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया? 1956 में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया था, उसके थ्रू ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना था। तो आपसे पूछा है एस्टेब्लिश कब हुआ है, 1953 आंसर होगा। अगर पूछेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, तो 1956 में, ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होती है? डेमोक्रेटिक सोसाइटी कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। जो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, फर्स्ट तो है। आगे देखते हैं। रेस्पेक्ट द एनलाइटेंड इंडिविजुअल, मतलब हर एक इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट करना और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। आंसर इसका क्या है? ऑल ऑफ द अबव। इसमें सारे ही आ जाएंगे। द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन कुड बी अचीव्ड थ्रू, जो एजुकेशन में मॉडर्नाइजेशन है ना, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं एजुकेशन में, ठीक है। इक्वलिटी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी पे फोकस करते हैं, सबको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो वोकेशनलाइजेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को वोकेशनलाइजेशन करोगे नहीं। इंक्लूडिंग करंट जो भी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उनको हमने क्या करना है, उनको अपने करिकुलम में लाना है। ये थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, बट हमने जल्दबाजी नहीं करनी है। यू नो ना, जल्दबाजी से बना बनाया काम बिगड़ जाता है। चेंजिंग द करिकुलम एज अ फ्रीक्वेंटली पॉसिबल, नहीं, चेंज नहीं करना है। इम्प्रूविंग द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये भी ठीक है, बट मॉडर्नाइजेशन में सबसे बेस्ट कौन सा आता है? सबसे बेस्ट आता है जो भी करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनका यूज जब हम करिकुलम में यूज़ करते हैं, एजुकेशन में यूज़ करते हैं, उसको हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द सोशल हेरिटेज ऑफ द पीपल कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। सोशल हेरिटेज जो लोगों का है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं कौन सी टर्म से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। सोशल हेरिटेज लोगों का ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सोशल नॉर्म्स नहीं आएगा, सोशल हेरिटेज ये कल्चर में आता है। ठीक है, आंसर इसका फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यस, ये सारे आपके जो आपका JKPSC का सिलेबस है ना, यूनिट फर्स्ट से है सारे, यूनिट फर्स्ट सेकंड। द टर्म सब कल्चर, सब कल्चर क्या होता है? द टर्म सब कल्चर इज यूज टू इंडिकेट, सब कल्चर जो टर्म है हम किस लिए यूज़ करें? तो सबका एक तो होता है कल्चर, उसका होता है सब कल्चर। ठीक है, द कल्चर ऑफ द लवर स्ट्रेटा, लवर स्ट्रेटा की बात करते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं? वेट अ सेकेंड, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद इट। द कल्चर ऑफ द लवर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, ये तो नहीं होगा। द बिलीफ इन कस्टम, जो भी ट्रेडिशनल सोशल ग्रुप के बिलीफ हैं, जो भी कस्टम्स हैं, उनको क्या हम सब कल्चर बोलते हैं? नहीं। आगे देखते हैं, द कल्चर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज़, जो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं उनके जो डिफरेंट ग्रुप हैं उनको हम सब कल्चर बोलते हैं। तो आंसर यही होगा सी, बिकॉज डी तो नहीं हो सकता, यहाँ पे लिमिटेड कर दिया है ट्राइबल सोसाइटी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो मोबिलिटी भी है। ठीक है, मोबिलिटी कैसे है? बिकॉज यहाँ पे जैसे कोई कोई हट में रहता है, कोई बहुत ज़्यादा पुअर है, अगर उसने जैसे JKPSC क्वालिफाई करेगा, लेक्चरर बनेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, IAS करेगा, है ना, तो IAS करेगा, उसका स्टेटस रेज हो जाएगा, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएगा, तो मोबिलिटी तो है। पार्टिसिपेशन भी है। रिलीजियस फेथ और एम्पैथी तो नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू रिलीजियस फेथ के कंपैरिजन में एम्पैथी को भी हम रख सकते हैं, बट इसका जो आंसर है वो रिलीजियस फेथ है। ठीक है, देन ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। यस, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एग्जांपल है ऑटो इंस्ट्रक्शन का, और ये किसकी थ्योरी पे बेस है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द टर्म प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन? तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? ये सबसे पहले दिया किसने? दिया है BF स्किनर ने। तो BF स्किनर ने क्या बताया है कि हमने बच्चे को जब पढ़ाना है, ये देखो ये पूरा कंटेंट है, तो उसको छोटे छोटे सब यूनिट्स में, पहले यूनिट्स में डिवाइड करना है, फिर हमने उनको छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे ना, तो हमने हर एक स्टेप के बाद फीडबैक देनी है, और बच्चे की लर्निंग कैसी होनी चाहिए? सेल्फ बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। अब ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को फर्दर स्किनर ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले लीनियर प्रोग्राम जो स्किनर ने दिया है, फिर ब्रांचिंग प्रोग्राम आता है जो क्रोडर ने दिया है, और देन फिर आता है मैथमेटिक्स प्रोग्राम जो गिलबर्ट ने दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, BF स्किनर ने दिया है। डेविड आसुबल ने क्या दिया है? मिनिमल लर्निंग की बात की है। एल्बर्ट बंडोरा ने सोशल लर्निंग की बात की है, जहाँ पे बच्चा इमिटेशन, कॉपी करके, मॉडलिंग करके इमिटेशन के थ्रू सीखता है। और बेंजामिन ब्लूम ने क्या दिया है? कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी है उन्होंने, जहाँ पे नॉलेज किसकी बात करते हैं? नॉलेज कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, उसकी बात करते हैं। ठीक है, देन आता है आपका द काजेज ऑफ एग्रेशन अमॉन्ग एडोलिसेंस में भी साइकोलॉजिकल। जो काज एग्रेशन, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसके काजेज क्या हो सकते हैं? साइकोलॉजिकल हो सकता है, पूछा है रादर देन, क्या नहीं हो सकता? तो वो फिजियोलॉजिकल नहीं हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, हेरिडिटरी, सोशल भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, बट जो फिजियोलॉजिकल है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, देन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंस आर ऑलवेज, काज पूछा है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि हर एक जो क्लास में स्टूडेंट होता है ना, वो इक्वल नहीं होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब वेरिड लर्नर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी का इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, किसी को कम समझ आती है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई अबव एवरेज होता है, कोई सुपीरियर होता है, गिफ्टेड होता है, क्रिएटिव होता है, इसी तरह से। तो हमेशा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉज होता है वो क्या है? हेरिडिटरी नहीं होता, हमेशा सोशल और इकोनॉमिक नहीं होता, इमोशनल एंड पर्सनल नहीं होता, बट इन्वायरमेंटल होता है। इन्वायरमेंटल और हेरिडिटरी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टैनफोर्ड बाइनर टेस्ट इंटेलिजेंस जो है वो कौन सा टेस्ट है? स्टैनफोर्ड बाइनर टेस्ट। यस, तो ये क्या मेजर करता है? ये आपका परफॉर्मेंस टेस्ट को मेजर करता है। ठीक है, द मोस्ट बेसिक कैटेगरी इन मैस्लोज हायरार्की ह्यूमन नीड कौन सी है? तो सबसे पहले इनका जो ऐसे आता है, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड होती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड के बाद कौन सी नीड होती है? फिर होती है सेफ्टी नीड, फिर होता है लव। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड है, आंसर इसका सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, सो दैट मुझे पता चले आप वीडियोज़ को देखते हो, समझते हो। जहाँ समझ नहीं आएगी वहाँ बता देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।